Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सवाल ये रह गया इस लड़ाई में दो बड़े और प्लेयर और जो ईरान के दोस्त हैं ये क्या करेंगे? पुतिन मतलब रशिया और शी जिनपिंग मतलब चाइना। भाई अगर ये दोनों आ जाते हैं ईरान के समर्थन में तो फिर तो सारी इक्वेशन ही बदल गई ना। फिर तो दुनिया में बिल्कुल एक बड़ा भूचाल आएगा अगर ये खुलकर साथ आ जाते हैं। कैसा समर्थन सर? फौज तो नहीं भेजेंगे? वही मैं कह रहा था अभी तो ये मैं वही अगर भेजें तो अभी ये केवल शब्दों से साथ हैं। पुतिन की बात सुनाता हूं आपको। पुतिन ने जब कहा, पहले उन्होंने कहा था भाई इसमें अगर अमेरिका इस लड़ाई में आया तो इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है, तो उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि तुम तो कोशिश मत करना, अब ये इजराइल जो कर रहा है इसको करने दो। फिर उनसे पूछा गया साहब आप ईरान का साथ देंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि ईरान ने अब तक हमसे मदद मांगी नहीं है। उनका जवाब ये था ईरान ने हमसे कोई अभी सैन्य मदद नहीं मांगी है, इसलिए ये सवाल अभी नहीं उठता कि हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ईरान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुनिए। Наши специалисты работают в Бушере, 250 человек, и еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? Ну, когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором мы сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. ये कह रहे हैं दरअसल इसी साल शायद या पिछले साल, मेरे ख्याल से इसी साल इनके और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था, एक स्ट्रेटेजिक समझौता हुआ था। वो कह रहे हैं हमारे समझौते के अंदर रक्षा सहयोग नहीं है। और जहाँ तक रही बात हमारे उनके रिश्ते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे 600 लोग वहाँ पर ऑलरेडी हैं। उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक ही फंक्शनल न्यूक्लियर रिएक्टर है शायद बुशहर में, वहाँ वो कह रहे हैं हमारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके रिएक्टर्स बनाने में मदद कर रहे हैं। तो हम तो इन्वॉल्व हैं ईरान के साथ। और इन्होंने इसराइल को भी कहा है कि इस बात का ख्याल रखना कि मेरे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बॉम्बिंग कर रहा है तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये भी क्लियर कर दिया कि हमारा और ईरान का कोई सैन्य समझौता नहीं है। वेल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ये नहीं आने वाले लड़ाई में नहीं, ये एयर डिफेंस सिस्टम में इनकी मदद करेंगे, ये उन्होंने बोला है। और दूसरी चीज है कि रशिया ने शाहिद 136 मिसाइल और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है रशिया के अंदर, उसमें ईरान ने बहुत मदद की है। तो कहीं ना कहीं रशिया इनको वॉर में ईरान देता है ड्रोन। हाँ बिल्कुल, ड्रोन शुरू में दिए भी काफी सारे ड्रोन, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग में मदद की उनकी। ड्रोन तो इनके ऊपर दबाव होगा खड़े होने का ईरान के साथ, भाई अब मैंने तुम्हारी मदद की। यही चीज वो कह रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे इक्विपमेंट के साथ। जैसे कि चीन के कुछ जहाज आपने देखा शुरू में आए थे, उन्होंने इक्विपमेंट इनको दी थी, क्या दी थी ये बाहर नहीं आई। और जैसे कि अमेरिकन जहाज अब लास्ट 3 दिन से लैंड कर रहे हैं इजराइल के अंदर, और उधर जो इंटरसेप्टर्स की कमी थी, मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, बॉम्ब्स की, मार्क 84, वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से ये भी सप्लाई करेंगे इक्विपमेंट, वो भी सप्लाई करेंगे, चीन भी। लेकिन खुल के कोई भी नहीं आएगा, ना इनकी सेनाएं आएंगी ना ये आगे। मैं जरा चाइना का भी रुख बता दूं सर। एक चीज और लास्ट चीज बोलना चाहता हूं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस वो जरूर प्रोवाइड करेंगे, और भी कोई चीज साइबर सिक्योरिटी के अंदर है तो उसमें मदद करेंगे। एक बार चाइना का भी आपको रुख बता दें। ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध के बढ़ने के बाद चाइना ने अमेरिका को एक साफ शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वॉशिंगटन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका के संभावित सैन्य हस्तक्षेप पर चीन की ये बहुत तीखी प्रतिक्रिया है और वैश्विक कूटनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन किसी भी ऐसे कदम का विरोध करता है जो किसी देश की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो, और हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बल प्रयोग का या बल प्रयोग की धमकी देने का भी हम इसके खिलाफ हैं। इससे पहले इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में 5 मध्य एशियाई देशों के साथ एक सम्मेलन में कहा था कि बीजिंग को इजरायल की ओर से ईरान पर किए जा रहे सैन्य हमले पर गंभीर चिंता है।
सभी पक्षों को चाहिए कि वो तुरंत तनाव करने और के लिए काम करें और स्थिति को और बिगड़ने से रोकें, और इसके लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए चीन तैयार है। मतलब वो कह रहा है हम बातचीत करा देंगे, हम मीडिएशन करा देंगे, यही तो चीन ने भी ये कह दिया क्लियर कि भाई लड़ाई में तो हम शायद नहीं आए। तो मतलब आप ना रशिया आएगा ना चीन आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और चीन तो वैसे भी बिलीव नहीं करता फोर्स के यूज में। गालवान में तो उसका चाचा आया था ना जो करने के लिए वहां पर। मैं कभी भी ताकत का प्रयोग नहीं, क्या बकवास करते हैं, सोचते नहीं है कि किन किन सारी दुनिया को मालूम है। सर चाइना कैनॉट गो इन, चाइना का लक्ष्य ईरान नहीं है सर। ईरान कल खत्म हो जाए, चाइना बोलेगा मेरा ध्यान तो ताइवान की तरफ, सॉरी टाइगर मैं उस तरफ देख रहा था, तू गायब हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर, और अमेरिका अब नहीं रुकेगा सर, मेरी बात मानिए। आई बीन इन दिस अ लॉन्ग टाइम कि हमने आपको शाहिद ड्रोन दिए, ये दिया सर। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर वफादारी नाम की कोई चीज है, अगर आप चाहते हो तो बाजार से कुत्ता खरीद लाओ, नहीं मिलेगी। आपने शुरुआत में कहा था कि इसने 2 हफ्ते क्यों मांगे, क्यों नहीं 2.5 दिन और 4 दिन? बिल्कुल, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये 2 हफ्ते, मेरा मानना है कि प्राइवेटली उसने नेतन्याहू को कह दे 2 हफ्ते के बाद अब तुम, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, उससे पहले कहानी खत्म करते। मुझे ये लगता है कि ना उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स रहेंगे और ना ही उनके पास ये उन्होंने कि मौका दिया है इजराइल को, तू खत्म कर, जो तुझे करना है। देखो सौरभ, 2 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि जो चीन है और रूस खुल के नहीं आ सकते। रूस तो पैसे इन्वॉल्व है यूक्रेन में, उसके पास तो हथियार और अम्यूनिशन की कमी है। और चीन जो है मुझे लगता है उसका फोकस है ताइवान की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ, बल्कि उसको मौका मिलेगा। अगर अमेरिका बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है ईरान के साथ और उसने ट्रुप्स डाल देता है तो उसका सारा 3 तो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ आ गए, यूएसएस फोर्ड भी आ गया, यूएसएस निमतिज भी आ गया है। और ऐसे में अगर वहाँ पर इंडो पैसिफिक में उसका दबदबा कम हो जाता है अमेरिका का, और मुझे लगता है चीन के लिए तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो मुझे लगता नहीं किस लिहाज से कि ताइवान पे कुछ भी कर सकता है वो। दुनिया का ध्यान यहाँ है बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका तो टोटली इन्वॉल्व है यहाँ पर। अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए कोई अच्छी सिचुएशन होगी। ये तो बड़ी नई डायमेंशन बता दी आपने कि वो तो करता रहा है, चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए अच्छा मौका देख रहा हूं। क्योंकि ताइवान, एक चीज माननी पड़ेगी, करता है नहीं करता मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं चीन ने हरदम कहा ताइवान चीन का हिस्सा है, वो आना चाहिए। अब अगर आप मौका दे रहे हैं सिचुएशन को, अमेरिका ईरान के साथ इन्वॉल्व होता है, इंडो पैसिफिक से अगर उसका ध्यान हटता है तो चीन एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। रशिया और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं? वेरी गुड, अच्छे रिश्ते, एक्सीलेंट रिलेशन। लाइक टू कवर? नहीं सर, गो अहेड। देखिए ऐसा है कि जहां तक जूश कम्युनिटी का सवाल है, रशिया के अंदर भी बहुत बड़ी एक तादाद है जूश कम्युनिटी की। बहुत सारे रशियन जूस भी माइग्रेट होके कहाँ चले गए, इजराइल के अंदर। तो इनका जो अपना तालमेल है पीपल टू पीपल, वो है बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आप ईरान की बात करें, ईरान ने इराक के साथ में 8 साल से ज़्यादा जंग लड़ी, लाखों की तादाद में इनके सैनिक मारे गए, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके तब भी। जबकि ये जो सपोर्ट चल रहा था, एक तरफ इराक को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था और इजराइल भी बीच में इन्वॉल्व था, दोनों तरफ से इनकी कार्रवाई चल रही थी। अभी ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान एक छोटा मोटा मुल्क नहीं है, उसकी पोटेंशियल है, एक सिविलाइजेशन है, एक उनका जज्बा है लोगों का, और इनकी अपनी जो कैपेबिलिटी है उन्होंने दुनिया को दिखाया है। आज के दिन में मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका मुकाबला नहीं है। अगर आप एक देश जो आप मान के चले जो इस प्रकार की मिसाइल बना सकता है, क्या वो न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना के बैठ गया अभी तक? अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क आज से बहुत साल पहले बना गया तो ईरान तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क है, उनके पास अब सर न्यूक्लियर वेपन है या नहीं वो तो पता नहीं। अच्छा हो भी, अब ये तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जंगें और ये सब खामखाई, ये कौन चलाएगा आज की दुनिया में न्यूक्लियर हथियार किसी के ऊपर, और चलाएगा तो उसका क्या हल करेगी दुनिया। एनीवे, लेकिन सर सब जो भी एक हिंट ये कर रहे थे कि मिसाइलें तो हैं लेकिन अनलिमिटेड थोड़ी है। बिल्कुल, और इजराइल के पास भी भाई डिफेंड करने के लिए भी मिसाइल चलती है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। इसमें एक बात है कि मिसाइल का सब ने ये सोचा था शायद ईरान थक गया है, ईरान के पास मिसाइलें नहीं है। लास्ट 2 दिन की लड़ाई अगर आप देखें, जिस प्रकार से उसने मिसाइल के एक प्रकार फायर किया है इजराइल पे, उसको बैकफुट पे डाल दिया। इसका मतलब ये है, अरे सर उसके स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पास हो गया धमाका, और एक और किसी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है। एक बता दूं,
देखो, एक सच्चाई है, कहीं भी सच्चाई है कि ईरान को हल्के में मत लो। ईरान के पास अभी भी मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन का भंडार है, वो इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा। और हमने सर, लेकिन एक मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में तो जमीन पे जंग हो रही है, उनके फौजें लड़ रही है, वहां टैंक लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई तो contact नहीं। यहाँ तो सारी लड़ाई हवा से होनी है ना। दूसरा पता क्या दिस कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनिटली। मैं ये अभी जो नहीं इनका एस्टिमेट था कि ईरान के पास कोई 2500 से 3000 मिसाइल हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उन्होंने एक वॉर फुटिंग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाई होगी, जैसे रूस ने अभी बढ़ाई। क्या है कि मिसाइल बनाने में जो उसका केसिंग होता है उसमें कोई समय नहीं लगता है, उसके फ्यूल में कोई समय नहीं लगता, सिर्फ जो गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम उसको इंटीग्रेट करने में थोड़ा समय लगता है। तो मेरा पक्का यकीन है कि अगर ईरान के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, हमास मैन्युफैक्चर कर रहा था कहाँ, वहां गाजा के अंदर, लेकिन अब इजराइल कहता है वो कहता है मैंने उसके आधे मिसाइल लॉन्चर ही बर्बाद कर दिए हैं। मिसाइल बना ले चलाएगा कहां से? मिसाइल लॉन्चर को फैब्रिकेट करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई भी गाड़ी ट्रक ले आइए, आप उसके ऊपर वो रेल लगानी है, आपने रेल लगा के आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि डोंट अंडर एस्टिमेट ईरान। ईरान इज अ बिग कंट्री, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अनलाइक दी अदर मौलवीज एंड ऑल दैट। इनका मैं अगर आप आयतुल्लाह खमानी की अंग्रेजी की स्पीच 6 जून वाली आप अचंभे में पड़ जाएंगे। लिसन टू हिज स्पीच। नहीं, मैंने आज थोड़ा इनके ऊपर उनके बारे में पढ़ा, बताते हैं बड़ा मतलब ही इज अ वेरी लर्नड मैन, और वो अंग्रेजी आपने बताया अच्छी बोलते हैं, लिटरेचर के बड़े शौकीन हैं ये व्यक्ति जो है। सौरभ, एक चीज आपने टिपिकल मुल्ला वाली जो इमेज होती है ना, बिल्कुल सौरभ, एक चीज आपने बोली कि भाई ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चल सकती क्योंकि ये जमीन की नहीं है। आपको समझना चाहिए, अगर जमीन की लड़ाई हो जाती है तो ईरान का अपर हैंड है। ईरान की जो प्लस पॉइंट उसकी आर्मर, आर्टिलरी और है और टैंक्स हैं। कौन सी जमीन की सर? वो अगर पाकिस्तान के 1-1.5 किलोमीटर का यही तो है ना कि लड़ाई ही एयर पार की है। अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खाता अमेरिका जाता है और ग्राउंड ट्रूप्स आते हैं तो फिर ईरान का पलड़ा रहेगा, और ईरान इतनी जल्दी हाथ डालने वाला है नहीं। बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता था इसके अंदर कि देखिए 2500-3000 का नंबर लिया जा रहा है, इससे इतना तो होगा ही होगा या इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसको मारने के लिए कितने सारे मिसाइल इंटरसेप्टर्स इजराइल को फायर करने पड़ रहे हैं, वो लिमिटेड है। और उसके अंदर खासकर एरो के तो वो दे देंगे अमेरिकन, जो आयरन डोम के हैं वो कौन बनाएगा, इजराइल में ही बनते हैं, और वो उसकी भी एक लिमिट है प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो कहीं ना कहीं इजराइल खुद 2 हफ्ते के और नुकसान झेलने की कैपेसिटी ईरान में ज्यादा है, और साथ में इजराइल छोटा सा देश है। आप सोचिए 40 टारगेट इजराइल में हो और 40 ईरान में, वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, पर 40 इजराइल के अंदर बहुत बड़ा। हमेशा की तरह प्रोग्राम के एंड में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, प्रोग्राम के एंड में हम फिर वहीं पर खड़े हैं, डिप्लोमेसी या पावर? डिप्लोमेसी सर। ट्रंप ने 2 हफ्ते जो मांगे हैं, डिप्लोमेसी से काम होगा ईरान के साथ? बिल्कुल होगा। आपको लगता है डिप्लोमेसी की गुंजाइश है? भी नहीं। दोनों हार्ड एंड एटीट्यूड्स दोनों साइड्स पे, सॉफ्ट होने को कोई भी तैयार नहीं। आपने भी हथियार छोड़े? मैंने हथियार नहीं छोड़े, मैंने तो हथियार छुपा के रखे हैं। वक्त आने पर यूज करेंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें, आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, चाणक्य नीति। अगर आप समझते हैं कि मैं जंग नहीं जीत पाऊंगा तो प्रूडेंस, आप ठीक है आइए नेगोशिएट कर लीजिए, 2 साल के बाद फिर देख लेंगे तुमको हम, हो सकता है वहां ट्रंप नहीं रहेगा, यहाँ नेतन्याहू ना रहे, उधर कुछ भी हो सकता है। Live to fight another day. Diplomacy will take over. Discretion is the better part of valor. Live today to fight another day. एक सौरभ, एक चीज है, इस लड़ाई में डिप्लोमेसी विल टेक ओवर। ये 14 दिन में आप देखेंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। मैं जा रहा हूं सर अमेरिका डिप्लोमेसी करने। अब ये देखें कि ईरान जो है वो डिप्लोमेसी की मेज पर शर्तें मानने के लिए तैयार है या नहीं। अभी तक तो उसने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया है, लेकिन अगर ये जंग रुकनी है तो एक बात स्पष्ट है, इसके लिए झुकना ईरान को ही पड़ेगा। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? बहुत शुक्रिया सर, वैसे साहब आपका है, कमरोर साहब आपका, जनरल दत्ता, जनरल सवाज, बहुत शुक्रिया आपका।